हेलो क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के भौतिकी के इकाई 2 और अध्याय 3, जिसका टॉपिक है धारा विद्युत। हमने पिछले अध्यायों में स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ा था और स्थिर विद्युत के अंतर्गत जब कोई आवेश स्थिर है तो उसके क्या गुण होते हैं, वह किस प्रकार से गुण प्रदर्शित करता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि जब वह आवेश है, जो आवेश उत्पन्न होता है, वह जब गति करने लगता है तो वह कौन कौन से गुण को प्रदर्शित करता है। इसी आवेश के गतिक स्वरूपों को ही हम लोग कहते हैं धारा विद्युत। अर्थात धारा विद्युत के अंतर्गत हम क्या है, आवेशों की गति से संबंध जो भी परिघटनाएं होती है उनका क्या है, हम लोग अध्ययन करते हैं। यही क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, है ना। अब इसको हम लोग कह सकते हैं भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग गतिक आवेशों का अध्ययन करते हैं, धारा विद्युत कहलाती है। ठीक, तो हम लोग को पता है, सभी को पता है ये, है ना, कि विद्युत धारा क्या होती है। आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा है विद्युत धारा क्या होती है। यह हमारा व्यवहारिक ज्ञान भी है, हम सभी को पता है। हम सभी को पता है कि क्या है, आवेश के प्रवाह के कारण ही किसी परिपथ में क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। या किसी भी पदार्थ में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और अगर वह मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिक अवस्था में है तो उस कारण क्या है, उसमें से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। अतः हम लोग विद्युत धारा को परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि किसी चालक के किसी परिच्छेद में, चालक क्या है, जो अपने से जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता हो, है ना। तो किसी चालक के किसी भी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी चालक के किसी परिच्छेद में एकांक समय में आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रकार विद्युत धारा किसी चालक के किसी परिच्छेद से एकांक समय में आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। सूत्र के रूप में देखें तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। यदि आवेश की मात्रा क्या है, Q है, और समय क्या है हमारा, T है, तो विद्युत धारा I ठीक। यदि किसी परिच्छेद में Q आवेश T समय के लिए प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा I होगी। ठीक, इस प्रकार से यह संबंध है किसमें, विद्युत धारा और आवेश के बीच में क्या है, यह संबंध है। किसी चालक के किसी परिच्छेद में T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान I = Q/T। इसका मात्रक देखते हैं। एसआई पद्धति में I = धारा का मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब, समय का मात्रक T, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका एसआई मात्रक होता है कूलम्ब बटा सेकेंड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर भी कहते हैं। ठीक, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता
है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से हम लोग को पता है कि किसी चालक में आवेश इलेक्ट्रॉन की मात्रा इलेक्ट्रॉन ई एन इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। ठीक है, किसी चालक में किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद में t सेकेंड में यदि प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या n है तो उसमें t सेकेंड में गुजरने वाला कुल आवेश क्या होगा, Q = n e। यह क्या फॉर्मूला है, यह सिद्धांत आया है आवेश के क्वांटीकरण से Q = n e से। तो Q का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा I = NE/T। ये क्या हो गया, विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन के बीच में संबंध हो गया। ये हो गया विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन के बीच में संबंध। यहाँ हम लोग एम्पियर को परिभाषित कर देते हैं। तो एम्पियर देखिए, I = 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। ठीक, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा का मान विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। इस प्रकार से हमने एम्पियर को परिभाषित किया और विद्युत धारा और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच में संबंध स्थापित किया है। अब हम लोग देखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों में एक नियत औसत वेग पाई जाती है जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। तो अनुगमन वेग के बारे में हम लोग देखेंगे आगे। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग। देखिए, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, बहुत अधिक होती है। संख्या घनत्व कितना होता है, 10⁻29 प्रति घन मीटर होता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी बर्तन में बंद गैस के अणुओं की भांति धातु के अंदर स्थित धन आयनों माने इलेक्ट्रॉन निकल जाने के पर परमाणु धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं के बीच रिक्त स्थानों में क्या है, तीव्र वेग से अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। अर्थात धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो क्या है, अनियमित गति करते रहते हैं। यह गति धातुओं की तापीय ऊर्जा के कारण होती है, अतः इसे तापीय गति भी कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की गति को तापीय गति कहते हैं, बताया गया है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम तापीय चाल कितनी होती है, 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड की कोटि की होती है। गति के दौरान ये इलेक्ट्रॉन क्या है, अब अनियमित गति करेंगे तो क्या है, जो बीच में जो धन आयन होगा उससे अवश्य ही टकराएंगे। तो यही बोला गया है कि गति के दौरान ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, धन आयन से लगातार टकराते रहते हैं, जिससे प्रत्येक टक्कर के पश्चात उनकी गति की दिशा क्या है, बदलती जाती है। किसी विशेष दिशा में उनकी नेट गति
शून्य होती है। अर्थात हम किसी एक विशेष दिशा में क्या है गणना करें कि इलेक्ट्रॉन की गति किस दिशा में हो रही है ना, तो क्या होता है वह उसका मान सदैव शून्य होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है तो दूसरा इधर, तो तीसरा इधर, चौथा इधर, क्या है इस प्रकार से उनकी कुल योग निकाले गति की तो वह क्या होता है शून्य हो जाता है। जिससे धातुओं में क्या है कोई धारा, सामान्य अवस्था में कोई धारा प्रवाहित नहीं होता। जब किसी चालक के दोनों सिरों के बीच बैटरी जोड़कर विभवांतर लगाया जाता है तो प्रत्येक चालक के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है उत्पन्न हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं त्वरित हो जाते हैं। अर्थात उनको और विभवांतर लगाते हैं तो क्या है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिससे क्या है इलेक्ट्रॉन को बल मिलता है, त्वरण उसमें उत्पन्न हो जाता है, किंतु इस दौरान उनकी चाल लगातार बढ़ती नहीं जाती। अब उनका त्वरण मिलता है फिर भी क्या है इलेक्ट्रॉनों की जो चाल होती है वह बढ़ती नहीं जाती। इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से टकराते रहते हैं, जिससे बैटरी द्वारा जो उनको ऊर्जा प्राप्त होती है वह क्या है लगातार कम होती रहती है। अतः अंत में सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करते हैं गति करते हैं। तो इस नियत औसत वेग को ही क्या कहते हैं अनुगमन वेग कहते हैं। अतः किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में एक नियत औसत वेग से गति करते हैं। इस गति को अनुगमन वेग या अपवाह वेग भी कहते हैं। हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होते हैं। इस नियत औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग का मान बहुत ही कम होता है। इसका मान लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह अनियमित तापीय वेग 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड की तुलना में क्या होता है बहुत ही कम होता है। विद्युत धारा का प्रवाह अनुगमन वेग के कारण होता है। और यह बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है, किंतु इसे क्या करते हैं तीर के दिशा में इस प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये बात याद रखने वाली है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, किंतु इसे क्या है तीर के दिशा में तीर युक्त रेखा से हम लोग क्या होता है प्रदर्शित करते हैं। अब उसमें तीर लगाया जाता है धारा की दिशा बताने के लिए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि वह क्या है सदिश राशि है। ठीक, तो इस प्रकार हमने यहाँ अनुगमन वेग क्या होता है, यह कैसे उत्पन्न होता है। देखिए, जब किसी धातु में क्या है विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो उस दौरान क्या है वह इलेक्ट्रॉन जो है त्वरित हो जाते हैं, किंतु त्वरित होने के कारण वह क्या है चाल बढ़ने के कारण बढ़ता नहीं है। इसका कारण क्या है कि धातुओं में जो धन आयन होता है उनसे क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन टकराकर अपनी ऊर्जा खो देते हैं। अतः अंत में सभी इलेक्ट्रॉन क्या है एक नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं। इस नियत औसत वेग को क्या कहते हैं अनुगमन वेग कहते हैं। इस प्रकार किसी चालक में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉनों का नियत औसत वेग ही अनुगमन वेग कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र तथा अनुगमन वेग में संबंध। हम लोग देखते हैं विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक, हम लोग देखते हैं विद्युत क्षेत्र और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक, तो हम लोग को पता है कि अनुगमन वेग कब उत्पन्न होता है, जब हम लोग क्या है किसी चालक में विभवांतर लगाते हैं। तो सबसे पहले लिखना है मान लो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V लगाने पर, मान लो
किसी चालक के सिरों पर किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने से विभवांतर लगाने से उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। उसके प्रत्येक क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा, हम लोग को पता है F इजिकल टू, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था F इजिकल टू क्या होता है, फॉर्मूला QE है ना, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि यहाँ पे आवेश की जगह में हम लोग क्या है, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो ये Q भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन E हो जाएगा। तो ये हो जाएगा F इजिकल टू E और E दोनों क्या है, सदिश राशि है। और चूंकि यहाँ पे हम लोग माइनस साइन लगाएंगे, माइनस साइन क्यों लगाएंगे, क्योंकि बल की जो दिशा है वह क्या होती है, सदैव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। ठीक, तो यहाँ ऋण चिन्ह है, यह प्रदर्शित, यहाँ ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है कि बल तथा क्षेत्र की दिशा, बल तथा क्षेत्र की जो दिशा है वह क्या है, विपरीत है, दिशा विपरीत है। ठीक, अब हम लोग को पता है कि जब विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो क्या होता है, मतलब विभवांतर लगाते हैं तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो विद्युत क्षेत्र के कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, त्वरित हो जाते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के कारण है ना, इलेक्ट्रॉन पे उत्पन्न त्वरण, मान लो यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो उत्पन्न त्वरण, यदि इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तो उत्पन्न त्वरण, तो त्वरण का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से, क्या होता है, F इज इक्वल टू ma, ये फॉर्मूला सभी को पता है। तो हम लोग को त्वरण निकालना है, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू m, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर F अपॉन m। ठीक, इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2, या हम लोग यहाँ पे F का जो वैल्यू है समीकरण 1 से, उसे यहाँ पे हम लोग पुट आउट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा वेक्टर A इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस E अपॉन m। ये क्या आ गया हमारा, समीकरण नंबर
3। अब हम लोग देखते हैं, देखिए जब इलेक्ट्रॉन जो है चालक के अंदर विभवांतर लगाने से गति करता है त्वरित होकर, तो क्या है, लगातार क्या है, धन आयनों से क्या होता है, टकराते रहता है। तो इस बीच क्या होता है, वह अपनी ऊर्जा को क्या है, लगातार खोते रहता है। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन जब लगातार धन आयनों से टकराता है तो इस बीच एक समय होता है जिसे क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। श्रांति काल किसे कहते हैं, तो लगातार इलेक्ट्रॉन है ना धन आयनों से टकराते रहते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य जो संघट्ट काल होता है, माध्य जो समय अंतराल निकाला जाता है किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच, माध्य समय अंतराल को क्या है, श्रांति काल कहते हैं। किन्हीं दो क्रमागत टक्करों, देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, धन आयन से टकराते हैं तो इसे और टकरा कर क्या है, अपनी ऊर्जा को क्या है, खोते जाते हैं। तो हम लोग इसे डिफाइन करते हैं श्रांति काल के रूप में, है ना, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच माध्य समय अंतराल को क्या है, श्रांति काल कहते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं श्रांति काल। श्रांति काल को किससे दर्शाते हैं, टाउ से दर्शाते हैं। और अनुगमन वेग से क्या दर्शाते हैं, अनुगमन वेग को vd से दर्शाते हैं, श्रांति काल को टाउ से। तो यहाँ पे किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच, टक्करों के बीच माध्य समयांतराल को, माध्य समयांतराल को श्रांति काल, श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से दर्शाते हैं। तो श्रांति काल में क्या है, इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त वेग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों माध्य समय अंतराल को क्या है, श्रांति काल कहते हैं। तो श्रांति काल में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त वेग, तो हम लोग को गति के प्रथम समीकरण से निकाल सकते हैं। वेग v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस a t। तो ये हो जाएगा, v के जगह में हम लोग कौन सा वेग यूज करेंगे, अनुगमन वेग। और ये चूंकि ये प्रारंभिक वेग है तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा, प्लस वेक्टर a, और t के जगह में हम लोग श्रांति काल का प्रयोग करेंगे, श्रांति काल t। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग a का जो है वैल्यू पुट आउट करेंगे, vd इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a टाउ। ठीक, अब हम लोग a का वैल्यू क्या है यहाँ पे पुट आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा vd का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आ जाएगा vd, फैक्टर vd इज इक्वल टू माइनस e अपॉन m और टाउ। ये क्या आ गया, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध। ये क्या हो गया, अनुगमन वेग, और ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र। तो ये क्या है, यही अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में संबंध है। यहाँ से स्पष्ट पता चल रहा है कि जो अनुगमन वेग है वह क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। vd, वेक्टर vd अनुक्रमानुपाती वेक्टर e। ठीक, यहाँ सब तो ये इस प्रकार से हमने क्या है, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच में संबंध निकाला। हमने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया, तो विभवांतर के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो प्रत्येक चालक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू E, और E है ना, ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि लगाने वाला बल और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, आपस में विपरीत दिशा में है। फिर उसके कारण
फिर उत्पन्न त्वरण के कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन पर जो त्वरण उत्पन्न होता है वह A इज इक्वल टू F/m न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हमने इसे निकाला है। फिर जब इलेक्ट्रॉन क्या है लगातार धन आयनों से टकराते रहते हैं तो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच माध्य समय अंतराल को क्या है, श्रांति काल कहते हैं। और श्रांति काल में प्राप्त इलेक्ट्रॉनों के वेग जिसे अनुगमन वेग कहते हैं वह क्या आ गया, Vd इज इक्वल टू 0 प्लस AT। ये क्या है, गति के प्रथम समीकरण से निकाला गया है। फिर यहाँ क्या है, ए त्वरण का जो वैल्यू निकाला गया है उससे क्या है यहाँ पे पुट आउट कर दिया है। और इस प्रकार अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच में संबंध आया कि अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अब हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध। ये क्या था हमारा, विद्युत क्षेत्र के बीच में संबंध था। अब हम लोग देखेंगे विद्युत धारा के बीच और अनुगमन वेग के बीच संबंध। अब हम लोग देखते हैं विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, या इसको हम लोग लिख सकते हैं धारा घनत्व। विद्युत धारा को क्या कह सकते हैं, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, अथवा हम लोग इसे और आगे डिराइव करके धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। अगर एग्जाम में धारा विद्युत धारा पूछा है तो आप विद्युत धारा तक बताएंगे, और धारा घनत्व पूछा है तो आप धारा घनत्व तक बताएंगे। ठीक, तो मान लो किसी चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। मान लीजिए ये एक चालक तार है, ठीक, जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, A है। मान लो किसी चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, A है। उसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसके प्रति एकांक आयतन में क्या है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। तथा इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वह Vd है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है वह क्या है, Vd है। तो क्या, तो 1 सेकेंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में तार के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, NaVd। ठीक, क्या हो जाएगा, NaVd, मतलब जितना माने हैं उन सभी का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 सेकेंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाली इलेक्ट्रॉनों का संख्या NaVd, जहाँ n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A क्या है, क्षेत्रफल है, और Vd क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है। इसके बाद 30 सेकेंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 30 सेकंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे t का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा NaVd और t। तो इस प्रकार से t सेकेंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखते हैं, यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर E आवेश हो तो t सेकेंड में तार के किसी परिच्छेद पर गुजरने वाला आवेश Q इज इक्वल टू
हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ई आवेश हो, यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ई आवेश हो, ठीक, आवेश कितना है, ई आवेश हो तो t सेकेंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले आवेश, तो t सेकेंड में तार के अनुप्रस्थ तो t सेकेंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाला आवेश कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू, इसमें क्या है, कुछ नहीं करना है, इसमें E का मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा NaVdT और E। अब हम लोग को पता है धारा I बराबर हम ज्ञात है सूत्र धारा I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T, है ना। तो Q का मान रखने पर, Q का मान यहाँ पे हम लोग रखेंगे, Q का मान कितना है, I इज इक्वल टू, Q का मान है NaVdTE अपॉन T, तो T से T क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया I इज इक्वल टू NaVdE। ये क्या आ गया हमारा विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। यही क्या है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच क्या है, संबंध है। अब हम लोग को पता है अगर एग्जाम में विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध पूछा गया है तो आपको यहीं तक बताना है, और अगर यदि धारा घनत्व पूछा गया है तो इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, यही विद्युत धारा व अनुगमन वेग में संबंध है। अब हम लोग देखते हैं धारा घनत्व। तो धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है, हमें पता है धारा घनत्व जिसे J से दर्शाते हैं, तो धारा घनत्व J इज इक्वल टू होता है I अपॉन A। तो ये जो I का जो वैल्यू आया है उसे क्या है, पुट आउट कर देना है, तो ये हो जाएगा J इज इक्वल टू हो जाएगा I का कितना वैल्यू आया, NaVd और E अपॉन A, तो A से A क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा J इज इक्वल टू NeVd। ये क्या आ गया, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। ये क्या आ गया, धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच में संबंध। ठीक, तो इस प्रकार से यह व्यंजक हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। देखिए यहाँ कुछ नहीं किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे अगर ड्राइंग को कंप्लीट करना चाहे तो यहाँ पे क्या है, एक बैटरी जोड़ देंगे, प्लस माइनस करके, है ना, जो जिससे क्या है विभवांतर लगाया गया है, और तो आवेश क्या है, प्लस से माइनस की ओर बहेगा, और इसका एक नाम भी रख दीजिए PQ चालक है ना। अनुगमन वेग की दिशा क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में होगी, तो अनुगमन वेग की दिशा क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक, तो हमने कुछ नहीं किया है। मान लो किसी चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A तथा प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है,
तो यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd हो तो क्या है, t सेकेंड में अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाला इलेक्ट्रॉन NaVd। इसी प्रकार t सेकेंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या है, t का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर E आवेश हो तो t सेकेंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाला आवेश q = NaVdTe। अब हमें ज्ञात है कि विद्युत धारा का सूत्र होता है I = Q/T। तो Q का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट आउट करेंगे तो क्या है, T से T क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार धारा घनत्व और इस प्रकार धारा और विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में क्या है, संबंध स्थापित हो जाएगा। और यदि धारा घनत्व पूछा गया है तो धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है IJ = I/A। तो I का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट आउट करेंगे और जिससे क्या है, A कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा वह क्या आ जाएगा, J = NeVd। इस प्रकार क्या है, ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच में संबंध है। देखिए विद्युत धारा और धारा घनत्व दोनों क्या है, अनुगमन वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अनुगमन वेग का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, विद्युत धारा का मान भी वैसे वैसे बढ़ते जाता है। ओके, धन्यवाद।